नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इसका कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं बहुत ही कम समय में। क्लास जब आपकी कंप्लीट होगी तो आपको इतना आनंद आएगा कि आपको मजा ही आ जाएगा, क्योंकि इस क्लास में आपका जितना भी कंटेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आपको पूरी जानकारी पीडीएफ्स के बारे में मिल जाएगी। फिर चाहे आज के इस वीडियो की पीडीएफ हो या हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य कंटेंट की पीडीएफ हो। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एचईओ की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस प्री 2026 की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए सुव्यवस्थित कंटेंट हमारे पास उपलब्ध है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट, प्रिंटेबल कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ रिवीजन करने वाले हैं 300 वन लाइनर्स के द्वारा। कृपया आप सभी लोग अच्छे अच्छे कमेंट किया करिए। जब आप अच्छी चीज़ें लिखते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो आप सकारात्मक होते हैं। इससे आपके जीवन में काफ़ी कुछ पॉजिटिव होने लगता है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने का। तो पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव कमेंट करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए लगातार और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं भारत में संवैधानिक विकास से। तो भारत का जो संवैधानिक विकास है वो शुरू होता है अंग्रेजों के द्वारा लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत में कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का पहला कदम था ये। 1773 के एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना। इसे दोहरी सरकार कहा गया। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। चाय और चीन को छोड़कर, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के जितने भी व्यापारिक एकाधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। 1813 के एक्ट में भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान था। 1813 के एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। केंद्रीकरण का अंतिम कदम था यह। 1833 के एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई। गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे विधिक सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया। चार्टर एक्ट 1853 द्वारा पहली बार विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया। मिनी संसद की शुरुआत इसे माना जाता है। 1853 के एक्ट द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू की गई। मैकाले समिति बनी थी 1854 में। भारत शासन अधिनियम 1858 को भारत के अच्छे शासन का अधिनियम कहा गया। 1858 के एक्ट से भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। अब क्यों चला गया? क्योंकि 1857 में एक क्रांति होती है, जिससे काफी ज्यादा उथल पुथल भारत में होती है। ये देखकर ब्रिटिश संसद एक कानून बनाती है, भारत शासन अधिनियम 1858, और कंपनी के हाथों से शासन छीनकर सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला जाता है, यानी कि शासन क्राउन के हाथ में चला जाता है। गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बनते हैं। 1858 के एक्ट द्वारा दोहरी शासन प्रणाली समाप्त कर भारत के राज्य सचिव का नया पद सृजित हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1909 के एक्ट ने पृथक निर्वाचन मंडल के आधार पर
मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व शुरू किया, यानी कि मुस्लिम जहां पर खड़े होंगे सिर्फ मुस्लिम ही वहां पर वोट दे सकेंगे। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। 1919 के एक्ट द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। 1919 के एक्ट द्वारा पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। 1919 के एक्ट ने एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया और 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर यह बना था। भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। इसमें 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी। भारतीय जो संविधान है वो ज्यादातर यहीं से उठा के कॉपी पेस्ट किया गया था। 1935 के एक्ट ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया, जो कभी अस्तित्व में नहीं आया। 1935 के एक्ट द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई और केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन से एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई और केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया। 1935 के एक्ट में अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गईं। 1935 के एक्ट के तहत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 1935 और संघीय न्यायालय 1937 की स्थापना हुई। अब हम बात करेंगे संविधान का निर्माण एवं प्रस्तावना। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और एक एक चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी होगी क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनते हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 की सिफारिशों पर हुआ था। संविधान सभा की कुल शक्ति 389 थी, यानी कि 389 सदस्य थे। यह एक आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक मनोनीत निकाय थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष चुने गए। सर बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और यही प्रस्तावना का आधार बना। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसमें कुल 7 सदस्य थे। तो जितने भी ये 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, 35 से लेकर 40 तक, हर बार में, हर एग्जाम में, हर साल पूछा जाता है किसी ना किसी शिफ्ट में। तो इनमें से एक प्रश्न तो परीक्षा में आता ही है। संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे और 11 सत्र लगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, यानी कि एडॉप्टेड किया गया। नागरिकता, चुनाव आदि तुरंत लागू हुए। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। गणतंत्र दिवस 1930 के पूर्ण स्वराज की याद में, तो 1930 में एक पूर्ण स्वराज के रूप में दिवस मनाया गया था, तो उसकी याद में 26 जनवरी को चुना गया संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और संशोधन योग्य है। संप्रभु का अर्थ है भारत किसी अन्य देश पर निर्भर या डोमिनियन नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। गणतंत्र का अर्थ है कि राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, वंशानुगत नहीं है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये रूसी क्रांति से प्रेरित है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। यह फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल रूप से इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान नम्यता यानी कि लचीलापन और अनम्यता यानी कि कठोरता का मिश्रण है। केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है। अब हम बात करते हैं संघ, राज्य, क्षेत्र एवं नागरिकता की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक बात सुनिएगा, एक एक बात समझिएगा। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात
भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यह डॉक्टर अंबेडकर का कथन है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 2 संसद को बाहरी क्षेत्रों, नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश देने का अधिकार देता है, जिसे सिक्किम को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 3 संसद को वर्तमान राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए बदलाव अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाते। साधारण बहुमत से इनको पास किया जा सकता है। भाषाई आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था। इंपॉर्टेंट है, हजारों बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, फजल अली आयोग ने 14 राज्य और 6 यूटीज बनाए थे। अब हम देखते हैं भाग 2, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। नागरिकता से संबंधित है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि ब्रिटेन से प्रेरित है। अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार संसद को है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्ति के 5 तरीके हैं: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण, क्षेत्र समाविष्टि। यानी कि कोई क्षेत्र ऐसा है जिसे सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। ऐसे अगर भविष्य में नेपाल या बांग्लादेश या पाकिस्तान का कोई हिस्सा या श्रीलंका का कोई हिस्सा भारत में मिलाया जाता है तो उसको स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता खोने के 3 तरीके हैं: त्याग, समाप्ति और वंचन। CAA 2019 के तहत 31 दिसंबर 2014 से पूर्व आए 3 देशों के 6 अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता का प्रावधान है। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से 35 तक के। मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है, जो अमेरिका से लिए गए हैं। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार न्यायोचित है, यानी कि इनके लिए आप जुडिशियल है हमारी बॉडी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, न्याय की गुहार लगा सकते हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये कुछ पाबंदियों के साथ आते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अनुच्छेद 13 न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है, असंगत विधियां शून्य होंगी। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समुचित समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव रोकता है। अनुच्छेद 15(6) ये अभी लेटेस्ट संशोधनों में से एक है। 103वां संशोधन होता है 2019 में, और उसके द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में EWS के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार नौकरियों में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 16(4)(a) SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण 77वां संशोधन देता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, यह एक निरपेक्ष अधिकार है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, सेना और विद्या सम्मान छोड़कर। तो विद्या के लिए जो डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है, सेना में जो मेजर, कर्नल आदि की उपाधियां मिलती हैं, उन सबको छोड़कर बाकी सभी उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। 19(1)(f) में संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जिसको हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 19(1)(a) भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है और RTI इसी में आती है। अनुच्छेद 19(1)(c) सहकारी समितियां बनाने का अधिकार देता है 97वें संविधान संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 20 में 3 संरक्षण है: कोई कार्योत्तर विधि नहीं, दोहरा दंड नहीं और स्व अभिशंसन नहीं। यानी कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, किसी को एक ही कार्य के लिए 2 बार दंडित नहीं कर सकते। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। निजता का अधिकार पुट्टा स्वामी केस से इसी के तहत आया था। ठीक है, कार्योत्तर विधि नहीं, मतलब यह है कि जो अभी कानून है, जब कोई अपराध हुआ है उसी के अनुसार उसको सजा मिल सकती है, बाद में कोई नया कानून बनाकर उसको सजा नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 21(a) शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के लिए, जो 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध, निवारक निरोध अधिकतम 3 महीने से संरक्षण देता है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम को निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है, यानी कि चाइल्ड लेबर
बाल मजदूरी को रोकता है। अनुच्छेद 25 धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण, सिखों का कृपाण और प्रचार की स्वतंत्रता देता है। सिखों का कृपाण का अर्थ है कि आपके पास अगर कोई आचरण है धर्म विशेष तो उसे आप फॉलो कर सकते हैं, सिखा रख सकते हैं, कृपाण लेके चल सकते हैं। अगर नागा बाबा जो हैं वो इसी के अनुसार नग्न अवस्था में घूम पाते हैं क्योंकि उनका वो आचरण है धार्मिक। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 28 राज्य निधि से पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों, भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 31 सी 25 सीए द्वारा डीपीएसपी 39 बी सी को अनुच्छेद 14 और 19 पर प्राथमिकता देता है। ठीक है, तो जो 25वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या कहा गया कि डीपीएसपी में को लागू करने के लिए अगर आवश्यकता है तो मूल अधिकार जो है उन पर संशोधन किया जा सकता है, उन्हें रोका जा सकता है, लिमिट किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा जारी करता है। जब आपको लगे कि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ, सैन्य शासन लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 35 के तहत मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। मूल अधिकार हो गए, संसद हो गए और आपके डीपीएसपी हो गए। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने चाहिए क्योंकि एग्जाम में बार बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब हम पहुंचेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य। डीपीएसपी भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में है जो आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। डीपीएसपी का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है। ये गैर न्यायोचित है, अर्थात आप इनके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। सरकार के पास क्षमता होगी, मनसा होगी तो वो आपको उपलब्ध कराएगी, नहीं क्षमता होगी, नहीं मनसा होगी तो सरकार चाहे तो नहीं उपलब्ध कराएगी। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है और वही परिभाषा है जो अनुच्छेद 12 में दी गई है। अनुच्छेद 37 कहता है कि डीपीएसपी देश के शासन में मूलभूत है और कानून में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है, यानी कि राज्य का कर्तव्य है, जबरदस्ती नहीं है। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने को कहता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है, तो इनकी प्रकृति है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अनुच्छेद 39 भी भौतिक संसाधनों का समान वितरण और 39 सी धन के संकेंद्रण पर रोक की बात करता है। जो भूमि सुधार आपके कानून लाए गए थे, लैंड सीलिंग लाई गई थी, वो इसी के तहत लाई गई थी। अनुच्छेद 39 डी पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 39 ए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता देता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था। अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांत पर ग्राम पंचायतों का संगठन करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार मनरेगा जो है और अभी जो बीबीजी रामजी योजना है वो इसी के तहत दी जाती है। अनुच्छेद 42 काम की मनोचित दशाएं और प्रसूति सहायता देता है। अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात करता है। अनुच्छेद 43 ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है और 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। अनुच्छेद 43 भी सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहित करता है और 97वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की लागू करने का निर्देश देता है और चर्चा में बहुत रहा है पिछले 10-12 वर्षों से, लेकिन लागू अभी बहुत ही सीमित रूप में गुजरात और उत्तराखंड में हो पाया है। अनुच्छेद 45 सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक की प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की बात करता है।
अनुच्छेद 46 एससी एसटी और कमजोर वर्गों के शैक्षिक आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करता है। जो आरक्षण का प्रावधान है वो यहीं से प्रेरित है। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर सुधारने और मादक पेयों शराब के सेवन पर प्रतिषेध लगाता है। अनुच्छेद 48 कृषि पशुपालन आधुनिकीकरण और गाय दुधारी पशुओं के वध पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 48 ए इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा करता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए विदेश नीति का आधार जो है वो यही है, यही बात करता है। मिनर्वा मिल्स केस 1980 ने कहा कि संविधान मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संतुलन पर टिका है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A अनुच्छेद 51A में है, जिन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में जोड़ा गया था। 42वें संशोधन 1976 द्वारा 10 कर्तव्य जोड़े गए जो रूस के संविधान यूएसएसआर से प्रेरित है। 86वें संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं और केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। अब हम बढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियों की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में समय समय पर कुछ अन्य अनुसूचियां जोड़ी गई और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम दर्शाती है। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, न्यायाधीशों, कैग आदि के वेतन और भत्ते के बारे में बताती है। पीएम मंत्रियों का उल्लेख यहां पर नहीं मिलता है। तीसरी अनुसूची पदाधिकारियों की शपथ के प्रारूप दर्शाती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ इसमें नहीं है। चौथी अनुसूची राज्यों और यूटीज के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन करती है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। छठी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन हेतु है। आप इनको एटीएम स्क्वायर या एएमटीएम से याद कर सकते हैं। ए का अर्थ है असम, एम का अर्थ है मेघालय, टी का अर्थ है त्रिपुरा, फिर दूसरे एम का अर्थ है मिजोरम। 7वीं अनुसूची संघ और राज्य और संवर्ती सूची की बात करता है और इनके द्वारा शक्तियों का विभाजन होता है। संघ सूची केंद्र सरकार के लिए है, राज्य सूची राज्य सरकार के लिए, संवर्ती सूची जो है वो दोनों के लिए है। इस पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। अगर राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों कानून बनाते हैं तो संघ का केंद्र का कानून सर्वोपरि माना जाएगा। 8वीं अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। मूल 14 थी, 21वें और 71वें और 92वें संविधान द्वारा जोड़ी गई हैं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानूनों को बचाती है और इसमें प्रथम संशोधन 1951 द्वारा इसको जोड़ा गया था। 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, तो भाषाएं 15 हो गई। फिर 71वें के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया, तो संख्या 18 हो गई। वो 3 भाषाएं हैं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं बढ़कर 22 हो गई। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत कोई भी दल जब तक 2/3 नहीं टूटेगा तब तक वो दल बदल नहीं कर सकता है। अगर ये मान लीजिए अभी वर्तमान में 240 सीटें भाजपा की हैं लोकसभा में, अगर इसमें टूट होती है तो कम से कम 2/3 सदस्य टूट कर जाएंगे तो ही उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी, अन्यथा सदस्यता खत्म होकर दोबारा चुनाव कराया जा सकता है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 विषय हैं। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के 18 विषय हैं। इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ये विषय याद रखिएगा, अनुसूची याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा और संशोधन याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री। तो भाग 5 अनुच्छेद 78 संघीय कार्यपालिका है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।
अनुच्छेद 54 निर्वाचक मंडल की बात करता है। केवल संसद और विधानसभाओं दिल्ली और पुडुचेरी सहित के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं। मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते हैं क्योंकि राष्ट्रपति संसद में उनको खुद चयन करता है। अनुच्छेद 55 चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है। अनुच्छेद 56 कार्यकाल के बारे में बात करता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन की पात्रता बताता है। भारत का राष्ट्रपति कितने भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 58 योग्यता की बात करता है। 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। 50 प्रस्तावक व अनुमोदक होने चाहिए। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। अनुच्छेद 61 महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन पर 2/3 विशेष बहुमत चाहिए, अर्थात न्यायिक प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। 2/3 विशेष बहुमत के द्वारा महाभियोग राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन की स्थिति में चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात करता है। मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल दोनों को पूर्ण क्षमा की बात बताता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक मान्य रहता है। अनुच्छेद 111 वीटो शक्ति की बात करता है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो नहीं लगा सकता है। 24वां संशोधन है। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अमेरिका मॉडल से लिया गया है। अनुच्छेद 64 वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत भाग लेते हैं, लेकिन विधायक भाग नहीं लेते हैं। क्यों विधायक भाग नहीं लेते हैं? क्योंकि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो विधायकों द्वारा ही चुने गए होते हैं। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव विवाद केवल सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। भारत में संसदीय व्यवस्था है। राष्ट्रपति नाम मात्र और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होता है। जितने भी कार्य होते हैं भारत सरकार के वो सभी राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन निर्णय लेने की शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट के पास होती है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। सलाह 42वें और 44वें संशोधन के बाद बाध्यकारी हो गई। अनुच्छेद 75 2 मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75 3 मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 91वां संशोधन 2003 मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकता, पीएम सहित। अब हम बात करते हैं संघीय विधायिका की संसद की। अनुच्छेद 79 संसद 3 अंगों से बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा अनुच्छेद 80 उच्च और स्थायी सदन है। अधिकतम 250 सदस्य अभी हो सकते हैं। अभी अगली जो परिसीमन होगा उसमें सदस्य संख्या बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। 12 राष्ट्रपति द्वारा कला साहित्य आदि से मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा सदस्य की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और ये सदस्य राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा की विशेष शक्ति अनुच्छेद 249 राज्य सूची पर कानून बना सकती है और अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए। लोकसभा अनुच्छेद 81 निम्न सदन है। अधिकतम 550 सदस्य अभी वर्तमान में हो सकते हैं। 104वें संशोधन के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन पद समाप्त कर दिए गए जो पहले हुआ करते थे। लोकसभा सदस्य की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 93 के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। धन विधेयक अनुच्छेद 110 केवल लोकसभा में पेश होता है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से आता है। राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक इसे रोक सकती है, अन्यथा उसको पास मान लिया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 118 4 में यह वर्णित है। संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? जब दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति हो तो संयुक्त बैठक के द्वारा निर्णय लिया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368
दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है। संयुक्त बैठक इसमें नहीं लाई जा सकती। लोक लेखा समिति पीएसी सबसे पुरानी है। 22 सदस्य इसमें होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी केवल लोकसभा से होते हैं। अब हम बात करेंगे राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका की, स्टेट गवर्नमेंट की। अनुच्छेद 153, हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। 7वें संशोधन 1956 से एक राज्यपाल और एक राज्यपाल 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 7वां संशोधन के द्वारा यह निर्धारित किया गया था। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत करता है। आयु 35 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता रहता है। सामान्यतः उसका कार्यकाल 5 वर्ष का हो सकता है। अनुच्छेद 161, राज्यपाल मृत्युदंड को पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 213 के द्वारा यह अध्यादेश शक्ति इसके पास होती है। अनुच्छेद 163(2) के तहत राज्यपाल के विवेकाधिकार राष्ट्रपति से अधिक स्पष्ट है। राज्य मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकता है। 91वां संविधान संशोधन के द्वारा यह तय किया गया था, पर न्यूनतम 12 मंत्री होने चाहिए। विधान परिषद अनुच्छेद 169 संसद द्वारा बनाई और हटाई जा सकती है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है: यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। विधानसभा अनुच्छेद 170, अधिकतम 500 हो सकते हैं, न्यूनतम 60 हो सकते हैं। यूपी की विधानसभा में 403 सदस्य हैं और ये सबसे बड़ी विधानसभा है। अब हम बात करेंगे न्यायपालिका की, एससी एवं एचसी जुडिशरी की। भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली 1935 एक्ट से है। अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय एससी से संबंधित है। एससी में वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, एक सीजीआई प्लस 33। नियुक्ति कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। एससी जज की योग्यता 5 वर्ष हाईकोर्ट का जज रहा हो या 10 वर्ष हाईकोर्ट का वकील रहा हो। कार्यकाल 65 वर्ष की उम्र तक रहता है। अनुच्छेद 127, कोरम पूरा ना होने पर केवल एससी में एडहॉक न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, यानी कि तदर्थ न्यायाधीश। अनुच्छेद 129, एससी एक अभिलेखीय न्यायालय है और अवमानना के लिए दंड दे सकता है, यानी कि इसके जो निर्णय हैं वो उदाहरण के तौर पर निचली अदालत में प्रयोग किए जा सकते हैं और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है उसको दंडित कर सके। मूल अधिकार क्षेत्र ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन के तहत सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के आपसी विवाद सुनता है। अनुच्छेद 131 में यह वर्णित है। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। केजरीवाल ने काफ़ी विषयों पर केंद्र सरकार को खींचा है सुप्रीम कोर्ट में, वैसे ही ममता बनर्जी ने भी किया है। अनुच्छेद 136 विशेष इजाजत एसएलपी और अनुच्छेद 137 फैसलों की समीक्षा रिव्यू क्यूरेटिव पिटीशन के लिए है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनकी समीक्षा की जा सकती है अनुच्छेद 137 के तहत। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने का विशेष अधिकार देता है। अनुच्छेद 143 महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति एससी से सलाह मांग सकता है, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 145 संविधान की व्याख्या के लिए गठित संविधान पीठ में कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए हाईकोर्ट और की बात करता है। वर्तमान में देश में 25 हाईकोर्ट हैं। अनुच्छेद 231 साझा हाईकोर्ट का प्रावधान करता है। हाईकोर्ट जजों की सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट का रिट अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट से अधिक व्यापक है। कानूनी अधिकार भी शामिल है इसमें। तो जो मैंने आपको अनुच्छेद 32 में रिट बताई थी वो सभी प्रकार के रिट हाईकोर्ट जारी कर सकता है अनुच्छेद 26 के तहत। अब हम बात करेंगे पंचायती राज एवं स्थानीय सुशासन की। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है 1882 में। बलवंत राय मेहता समिति 1957 को पंचायती राज का शिल्पकार कहते हैं। इसने त्रिस्तरीय प्रणाली दी है। प्रथम पंचायत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में उद्घाटित हुई। अशोक मेहता समिति 1977 ने द्विस्तरीय और
एम सिंघवी 1986 ने संवैधानिक दर्जे की सिफारिश की थी। तो अशोक मेहता समिति की बात नहीं स्वीकारी गई, बलवंत राय मेहता समिति की बात स्वीकारी गई, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली अपनाई गई और एल एम सिंघवी की बात भी स्वीकारी गई। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। भाग 9 जोड़ा गया संविधान में, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 29 विषय संविधान में जोड़े गए। अनुच्छेद 243(1) ग्राम सभा की बात करता है। गांव की मतदाता सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों का समूह ग्राम सभा कहलाता है। 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों को मध्यमवर्ती स्तर यानी कि ब्लॉक ना बनाने की छूट। अनुच्छेद 243(c) पंचायत सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष जबकि ब्लॉक जिला अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है। अनुच्छेद 243(d) महिलाओं को न्यूनतम 30% आरक्षण देने की बात करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों ने ये आरक्षण 50% तक दे दिया है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बिहार था। अनुच्छेद 243(e) कार्यकाल 5 वर्ष की बात करता है। अगर बीच में भंग होती है या चुने गए प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है तो भंग होने पर 6 महीने में चुनाव की बात है। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। अनुच्छेद 243 के राज्य चुनाव आयोग कराता है चुनाव और इस चुनाव आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 243(i) राज्य वित्त आयोग की बात करता है। हर 5 साल में राज्यपाल द्वारा गठित होता है। 74वां संशोधन 1992 शहरी निकायों यानी कि नगर पालिकाओं से जुड़ा है। भाग 9A जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें 18 विषय हैं। पंचायती राज में 29 विषय हैं, 11वीं अनुसूची है, भाग 9 है और 73वां संशोधन है। शहरी निकायों के लिए 74वां संशोधन है, 1992 में जोड़ा गया। नगर पालिकाओं से जुड़ा हुआ है, भाग 9 और 12वीं अनुसूची है और 18 विषय हैं। ये बात आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 क्यों 3 प्रकार नगर पंचायत संक्रमणकालीन, नगर पालिका छोटे और नगर निगम महानगर का होता है जहां पर मेयर का चुनाव होता है। पेशा एक्ट 1996 5वीं अनुसूची के आदिवासी क्षेत्रों में पंचायत विस्तार करता है। इसमें ग्राम सभा सर्वोपरि है। तो पेशा एक्ट 1996 जो है वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो आदिवासी क्षेत्र आते हैं वहां पर पंचायतों का विस्तार करता है। इसमें ग्राम सभा सर्वोपरि है। अब हम बात कर लेते हैं लोक नीति, नीति आयोग, आरटीआई, आरटीई और लोकपाल की। लोक नीति के 3 चरण हैं, नीति निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को कार्यकारी आदेश से बना सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने वाला बॉटम टू अप अप्रोच वाला निकाय है। नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं। गवर्निंग काउंसिल में सभी सीएम शामिल होते हैं और विकसित भारत 2047 इसका विजन है। आरटीआई एक्ट 2005 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। यह अनुच्छेद 19(1)(a) में अंतर्निहित मौलिक अधिकार है। आरटीआई सूचना 30 दिन में देनी होती है। जीवन स्वतंत्रता मामलों में 48 घंटे में देनी होती है। 2019 के संशोधन के बाद सीआईसी और आईसीएस का कार्यकाल वेतन केंद्र सरकार तय करती है। आरटीई एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ और ये निजी स्कूलों में गरीबों के लिए 25% सीटें आरक्षित करता है। आरटीई नो डिटेंशन पॉलिसी में 2019 में संशोधन कर राज्यों को कक्षा 5 से 8 में फेल करने का अधिकार दिया गया। लोकपाल एक्ट 2013 स्वीडिश ओम्बड्समैन मॉडल पर है। पीएम भी इसके दायरे में आते हैं। लोकपाल में एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। 50% न्यायिक होते हैं और 50% आरक्षित होते हैं। यह सीबीआई पर अधीक्षण रखता है। लोकायुक्त सबसे पहले महाराष्ट्र 1971 में बना। यूपी लोकायुक्त का कार्यकाल वर्तमान में 5 वर्ष है। यहाँ पर 8 वर्ष गलत लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा। एनएचआरसी 1993 का अध्यक्ष सेवानिवृत्त सीजीआई या एससी जज होता है। ये केवल सिफारसी निकाय है। एनएचआरसी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु है। 1 साल से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता है। अब हम बात करेंगे सामुदायिक विकास की, कम्युनिटी डेवलपमेंट की। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी 2 अक्टूबर 1952 को फोर्ड फाउंडेशन अमेरिका की मदद से शुरू हुआ था। सीडीपी विफलता की जांच बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने की, जिससे पंचायती राज आया।
SGSY 1999 को बदलकर अब DNRLM लखपति दीदी कर दिया गया है। SHG का सशक्तिकरण हुआ है। SGSY का अर्थ है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब इसका नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन कर दिया गया है, जो DNRLM है। मनरेगा MG नरेगा 2 फरवरी 2006 बंदलापल्ली आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ और यह एक कानूनी अधिकार है। मनरेगा कम से कम 100 दिनों के अकुशल श्रम की गारंटी और बेरोजगारी भत्ता 15 दिन में काम न मिलने पर देता है। अब इसकी जगह पर BBG रामजी विकसित भारत योजना आई है। मनरेगा में 1/3 महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य है और ग्राम सभा सोशल ऑडिट करती है। जल जीवन मिशन JJM 2019 से हर घर जल 55 लीटर प्रतिदिन पहुंचा रहा है। गोवा प्रथम 100% राज्य बना है। PMAYG मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपए आवास हेतु देता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। अब हम बात करते हैं संवैधानिक एवं सांविधिक निकायों की। चुनाव आयोग ECI अनुच्छेद 324 के तहत गठित होता है। पंचायत नगरपालिका चुनाव नहीं कराता है, बल्कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, ये सभी चुनाव आयोग कराता है। ECI 25 जनवरी 1950 को बना। ये 3 सदस्यीय है। चयन समिति में PM कैबिनेट मंत्री और लोकसभा यानी कि LOP होते हैं। अनुच्छेद 315 के तहत UPSC का गठन होता है। मेरिट का प्रहरी इसको कहा जाता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है इसके सदस्यों का। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत गठित होता है। राष्ट्रपति हर 5 साल में इसको गठित करता है। करों का ये बंटवारा करता है। 16वां वित्त आयोग डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 2026 से 2031 के लिए बना है। कैग अनुच्छेद 148 सार्वजनिक धन का संरक्षक कहलाता है। कार्यकाल इसका 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी आयु पहले हो। SC जज की तरह यह हटता है, यानी कि जो SC के जज को हटाने की प्रक्रिया है वही प्रक्रिया कैग को हटाने की होती है। 148 के तहत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। PSC कैग रिपोर्ट की जांच करती है। कैग PSC का मित्र और मार्गदर्शक कहलाता है। NCSC आर्टिकल 338, NCST आर्टिकल 338A और NCBC आर्टिकल 338B की बात करता है। यानी कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के लिए जो कमीशन है, आयोग है, वो अनुच्छेद 338 में वर्णित है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स वो 338A में वर्णित है। और जो BC के लिए आयोग है, जो पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग है, वो आपका 338B में वर्णित है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में वर्णित है। ये प्रथम विधि अधिकारी होता है, संसद में बोल सकता है पर वोट नहीं दे सकता है। आर्टिकल 88 में वर्णित है। CBC केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के संथानम समिति की सिफारिश पर बना। 2003 में सांविधिक दर्जा मिला। CBI एक गैर सांविधिक निकाय है। दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 से इसको शक्तियां मिलती हैं। बात करेंगे चुनाव प्रणाली एवं दल बदल कानून की, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। निर्दलीय सदस्य किसी पार्टी में जाएं या मनोनीत सदस्य 6 महीने बाद पार्टी में जाएं तो अयोग्य होता है। अयोग्यता पर अंतिम निर्णय पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष लेता है, जो न्यायिक समीक्षा के अधीन है कि हो तो होलोहन केस के तहत। 91वां संशोधन 2003 के द्वारा 2/3 सदस्यों के विलय पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। EVM का पहला प्रयोग 1982 में केरल में हुआ था। वीवीपैट मतदान सत्यापन की एक पर्ची प्रणाली है। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन पर रामनाथ कोविंद समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। चुनावी बांड को सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया। अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन इसे माना था। अब हम बात करेंगे टॉप 50 संविधान संशोधन की, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहला संशोधन 1951 में आता है। 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, भूमि सुधार से संबंधित थी जो। 7वां संशोधन 1956 में आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। और राज्य पुनर्गठन 14 राज्य बनते हैं और 6 यूटीज बनती हैं। एक राज्यपाल 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।
9वां संशोधन 1960 में आता है और बेरूवाड़ी संघ क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया। 10th और 12th और 14वें जो संशोधन है वो दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन दीप और पुडुचेरी यूटी बनाने के लिए लाए गए हैं क्रमशः। 11वां जो संशोधन है 1961 में आता है, उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया बदली गई, निर्वाचक मंडल बनाया गया। 13th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1962 में आता है और नागालैंड को राज्य बनाया गया अनुच्छेद 371 ए के तहत। 15th जो आपका संशोधन है वो है एचसी जजों की रिटायरमेंट आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। 21वें संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और 24वें संशोधन 1971 के द्वारा संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति बाध्यकारी की गई। 25वें संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 31C जोड़ा गया। डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से बड़ा बताया गया। 26वें संशोधन 1971 के द्वारा प्रीवी पर्श राजाओं के विशेषाधिकार समाप्त किए गए। जब देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सी रियासतें थीं, उनको शामिल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में सरकार ने जितने भी राजा थे उनको कुछ विशेषाधिकार दिए, जिन शर्तों पर ये सभी राजा भारत राज्य में शामिल हुए। 31वें संविधान संशोधन 1972 के द्वारा लोकसभा सीटें 525 से 545 हुई। 35वें और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम पहले सहयोगी राज्य बना, फिर पूर्ण राज्य 22वां बना। 35वें संशोधन के द्वारा 1974 में सिक्किम सहयोगी राज्य बना था। फिर 36वें संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया। 38वें संशोधन के द्वारा आपातकाल और राष्ट्रपति से संबंधित था और 39वां जो संशोधन था 1975 का, ये पीएम चुनाव न्यायालय से बाहर है, ये बनाया गया था जो बाद में रद्द हो गया। 42वां संशोधन 1976 मिनी संविधान कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 5 विषय समवर्ती सूची में जोड़े गए। 44वां संशोधन 1978 में आता है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार बना दिया जाता है अनुच्छेद 301 के तहत। सशस्त्र विद्रोह शब्द को हटा जोड़ा गया और अनुच्छेद 20-21 निलंबित नहीं होंगे, ये प्रावधान किया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल कानून से संबंधित है, इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 53वां और 56वां संशोधन जो है वो मिजोरम और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से संबंधित है। तो 53 के द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, 56 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 58 जो 1987 में आता है, संविधान का प्रमाणिक हिंदी पाठ आर्टिकल 394 के तहत किया गया। और 61वां संशोधन 1989 बहुत इंपॉर्टेंट है, सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा गया है, मतदान आयु 21 से 18 वर्ष की गई। 65वां संविधान संशोधन बहुसदस्यीय SC/ST आयोग की बात करता है 1990 में। 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना 70 सीटों के साथ। और 71वां संविधान संशोधन 1992 कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, नमक भाषाएं जोड़ी गई। तो इनकी एक ट्रिक होती है, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज जुड़ा और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाएं जोड़ी गई। भाग 9 में पंचायती राज और नगर पालिकाओं के लिए भाग 9A जोड़ा गया। 77वां संविधान संशोधन 1995 पदोन्नति में SC/ST आरक्षण की बात करता है, आर्टिकल 16(4)A जोड़ता है। 81वां जो संविधान संशोधन है 2000 में आता है, बैकलॉग रिक्तियों पर 50% कैप। 84वां संविधान संशोधन 2001 में आता है, लोकसभा विधानसभा सीटें 2026 तक स्थिर कर दी गई, यानी कि तब तक परिसीमन नहीं होगा, लेकिन अब परिसीमन देखने को आपको मिल सकता है। 85वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 पदोन्नति में परिणामी ज्येष्ठता की बात करता है। 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 शिक्षा का अधिकार 21A और 11वां मौलिक कर्तव्य की बात करता है। 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 NC/SC और NC/ST 338A अलग किए गए। 91वां संविधान संशोधन 2003 मंत्रिपरिषद 15% फिक्स दल बदल विलय 2/3 किया गया। और 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली BDMS भाषाएं जोड़ी गई 8वीं अनुसूची। 93वां जो संशोधन था वो निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण से संबंधित था, 2005 में आया था। 96
2011 में आया और उड़िया बदलकर नाम इसको ओडिया दिया गया। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देता है। भाग 9B जोड़ा जाता है। अनुच्छेद 19(1)(c) और 43B जोड़ा जाता है। 99वां संविधान संशोधन 2014 NGAC सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको रद्द कर दिया गया। राष्ट्रीय न्यायिक जो सेवा आयोग बना था उसको रद्द कर दिया गया। 100वां संविधान संशोधन 2015 लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट LBA बांग्लादेश के साथ एनक्लेव अदला बदली की गई। 101वां जो संविधान संशोधन था वो GST से संबंधित था, वस्तु एवं सेवा कर की बात करता है। और अनुच्छेद 279A जोड़ा जाता है GST परिषद के लिए। 102 संविधान संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देता है। अनुच्छेद 338B जोड़ता है। 103वां संविधान संशोधन 2019 EWS के द्वारा शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण की बात करता है, उनके लिए जिनको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिल रहा है। अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़ा जाता है। 104 संविधान संशोधन 2019 SC/ST आरक्षण 2030 तक बढ़ा और एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त कर दिया। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए है, ठीक है, सभी के लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए 10% आरक्षण की बात करता है। और ऐसे कमज़ोर लोग आर्थिक रूप से जिन्हें किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं मिल रहा है। 105वां जो संविधान संशोधन है 2021 में आता है। SEBC और OBC सूची बनाने की राज्यों की शक्तियाँ बहाल कर दी गई। 106वां संविधान संशोधन 2023-24 में आता है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात करता है। 106वां संशोधन परिसीमन के बाद 15 वर्षों के लिए लागू होगा। अनुच्छेद 330A और अनुच्छेद 3। तो यहाँ पर आपको विविध अति महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए है। बंदी प्रत्यक्षीकरण अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ व्यक्ति को शरीर प्रस्तुत करने का आदेश है। हैबियस कॉर्पस इसको अंग्रेजी में कहते हैं। कई बार हैबियस कॉर्पस इंग्लिश ही पूछ ली गई है परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा। जो अनुच्छेद 32 रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। परमादेश मैंडमस कहलाती है, सार्वजनिक अधिकारी को अपना कर्तव्य निभाने का आदेश देती है। प्रतिषेध प्रोहिबिटेशन कहलाती है और उत्प्रेषण न्यायिक अर्ध न्यायिक निकायों के खिलाफ जारी होते हैं। अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो किसी सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जे के खिलाफ जारी होती है। पूछते तुम्हें क्या अधिकार है। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति की वीटो पावर में पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 ने पोस्ट ऑफिस बिल पर किया था। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वित्त विधेयक फाइनेंस बिल धन विधेयक से व्यापक होता है, अनुच्छेद 117 में वर्णित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल नहीं करता है। ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होगा, यह राज्य विधानमंडल तय करता है। यूपी में प्रत्यक्ष होता है। जिला योजना समिति DPC ग्रामीण पंचायत और शहरी नगर पालिका दोनों की योजनाओं को समेकित करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC पीड़ितों को स्वयं मुआवजा देने या दोषियों को सजा देने का अधिकार नहीं रखता है। तो ये आपका इंडियन पॉलिटी का, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का पूरा रिवीजन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और बहुत ही कम समय में आपने पूरा कंटेंट रिवाइज किया होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको आज का ये सेशन कैसा लगा। देखिए अच्छे कमेंट किया करिए, जितनी अच्छी आप बातें करेंगे उतना अच्छा आपकी जीवन में सब कुछ एनर्जी है। जब आप नेगेटिव बातें करने लगे, नेगेटिव एनर्जी यूनिवर्स में सेव होती रहती है और फिर वो एक टाइम के बाद आपके पास लौट कर आना शुरू होती है और फिर आपको लगता है मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मेरे साथ इतना गलत क्यों हो। तो अगर आपको उस गलत से मेहनत करिए और अपनी नाकामी, अपनी परेशानी, बोझ स्वयं उठाइए, दूसरों पर मत ला दिए कि उसकी वजह से मेरे साथ है, उसकी वजह से मेरे साथ। अपने आप को सकारात्मक रखिए, मेहनती बनाइए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट। रही बात आज के इस वीडियो की PDF की, तो इस पर आपको एक WhatsApp नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर आप मैसेज करके हमारे साथ जुड़ और सभी PDFs प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोअर PCS की तैयारी कर रहे हो, सभी का कंटेंट हम बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी
बहुत ही ज़्यादा सुगम हो सके। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।